बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे वसीम रिजवी की दरखास्त जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और साथ ही वसीम रिजवी पर 50,000 रुपया का जुर्माना भी आयद किया। वाज़ेह रहे कि साबिका शिया वक्फ बोर्ड के जो सदर है वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जो दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कुरान शरीफ से 26 आयातों को हटाया जाए, क्योंकि इन आयातों की वजह से नौजुबिल्लाह वसीम रिजवी के मुताबिक जो दहशतगर्दी को फरोग मिल रहा है। और इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी समाअत की थी, दरखास्त दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया। हमारे साथी रहमत कलीम बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे वसीम रिजवी की दरखास्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का माहौल आज पाया गया। चलिए, हमारे सीनियर साथी रहमत कलीम बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे आज के क्या कुछ माहौल आज रहा अदालत उज़्मा में वसीम रिजवी के केस के हवाले से। रहमत कलीम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ माहौल रहा आज, अगर हम अदालत उज़्मा की बात करें जहां पे इस केस को मुस्तरद भी किया गया है, तो क्या कुछ माहौल पाया गया अदालत उज़्मा के अंदर या अदालत उज़्मा के बाहर? जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही समाअत के लिए पीआईएल पहुंची, जैसे ही अर्जी को दरखास्त को देखी गई, जो मटेरियल डाउन था, जो मटेरियल तहरीर किया गया था, जो लिखी गई थी, जो बातें, जो दलाइल दिए गए थे, उन तमाम दलाइल को देखते ही पढ़ते ही बेंच का यूँ कहें कि अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इस तरह के पीआईएल को यहाँ तक आने की इजाज़त कैसे दी जाती है। सीधे तौर पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो कहा गया कि ये गैर संजीदा पीआईएल है, वाहियात पीआईएल है, इसमें कोई बेस नहीं है। इसलिए ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया, अर्जी को खारिज कर दी। साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना वसीम रिजवी जो साबिक सदर रहे हैं, यूपी में चेयरमैन रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उनके ऊपर उल्टे में 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, ये कहते हुए कि इसके साथ ही वक्त का ज़िया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बेजा इस तरह के पीआईएल आने से नुकसान होता है, वक्त बर्बाद होता है, इसलिए इस तरह के जो पीआईएल जिसमें कोई बेस नहीं हो, उसकी वजह से इस तरह का नुकसान सुप्रीम कोर्ट को उठाना पड़ता है। इसलिए वसीम रिजवी को आज ये समझ में आ गया कि इस तरह की हरकतें करना कहीं ना कहीं अपने आप में हर मौके पर, हर महाज पर, हर कदम पर नुकसानदेह होगा। वो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं और उसी गलत ट्रैक को आज सीधे ट्रैक पर लाने की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोशिश की गई। 50,000 का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही साथ पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया है, ये कहते हुए कि वाहियात पीआईएल है, इसमें कोई दम नहीं है। रहमत करीम, आखिर में जानना चाहूंगा, क्योंकि लोगों की नजरें थी आज के दिन के हवाले से, अदालत के बाहर क्या लोग जमा थे इस हवाले से, जो मुसलमान तबका है क्या वो इसको सुनने के लिए आए थे या अदालत के बाहर सन्नाटा ही रहा? जी देखिए, बिल्कुल कोरोना वायरस की वजह से अदालत के बाहर अदालत के अंदर भी सन्नाटा ही रहा है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, जो पिटिशनर के तरफ से वकील थे वो थे, बाकी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच थी और इन 3 रुकनी बेंच के सामने में बाज़ाब्ता तौर पर यह पीआईएल पढ़ी गई, देखा गया इस पूरे मटेरियल को। उसके बाद ही बहुत जल्द इस पर फैसला सुना दिया गया कि इसमें कोई दम नहीं है, इसे बाहर ले जाया जाए। और इसमें जो पिटिशनर है वसीम रिजवी, जो अपने आप को फिलहाल अंडरग्राउंड मजबूरन किया चुके, सोशल समाजी सतह पर जिस तरह से उनका बाइकाट हुआ पिछले दिनों, जिस तरह से सुन्नी सम्मेलन हुआ था जिसमें फैसला किया गया था कि वसीम रिजवी को कहीं भी किसी भी मुल्क के कोने में किसी भी हिस्से में उसे कब्र में जमीन नहीं दी जाएगी, यानी उसकी लाश को अगर वो मरता है तो। इस तरह के फैसले जो हुए थे समाजी सतह पर, जो बाइकाट हुआ था, उन तमाम बाइकाट का एक अलग हिस्सा, एक असर जो वसीम रिजवी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो अलग है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी खाली हाथ लौटना पड़ा, चूंकि ये सारा मामला समझ में आ रहा था कि किस तरह से वो कठपुतली बना हुआ है या फिर उसके खिलाफ, वसीम रिजवी के खिलाफ जो सीबीआई के मामला चल रहे हैं, जो जमीन अराजी को कब्जा करने का मामला है, उसके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। तो इन 2-3-4 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें वसीम रिजवी फंसा हुआ नजर आ रहा था और उससे निकलने के लिए वो तरह तरह के हरबे अपना रहा है। इससे पहले भी कुरान पाक की 26 आयतों को चैलेंज करने से पहले भी वो कई बार इस्लाम से मुतालिक, मदरसे से मुतालिक पिटिशन दे चुका है, बाकायदा तौर पर पीएम और सीएम को लेटर लिख चुका है और बयान तरह तरह के जो काबिल मुतनाज़ा थे वो सब सामने आए हैं, आपके सामने है। लेकिन ताज़ा जो वाक़या था वो कलाम पाक की 26 आयतों को कलाम पाक से हटाने के लिए पीआईएल दाखिल की गई थी, यह बताते हुए कि इन 26 आयतों का सहारा लेकर दुनिया भर में मुसलमान या मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे, इजाज़त दे और हुक्म दे कि कलाम पाक से इन 26 आयतों को हटा दिया जाए, इसे पढ़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये पीआईएल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, अदालत की तरफ से चीफ जस्टिस के नरीमन की तरफ से कहा गया कि ये जो अर्जी है इसमें कोई बुनियाद नहीं है, बेमाना अर्जी है, गैर संजीदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसकी वजह
से जुर्माने में 50,000 भी वसीम रिजवी को भरना पड़ेगा, ये महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, रहमत कलीम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी रहमत कलीम बराह रास्त दिल्ली से बात कर रहे थे और हाल सुना रहे थे क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ वसीम रिजवी की समाअत के हवाले से, जिसको खारिज किया गया है और 50,000 का जुर्माना भी उन पे आयद किया गया है। नाज़रीन, अब स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से। कश्मीर सूबे के लिए आज पीडीपी ने मेंबरशिप ड्राइव का आगाज किया है और श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पे महबूबा मुफ्ती के साथ साथ पार्टी के सीनियर लीडरान और वर्करान ने इस इजलास में शमूलियत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि पीडीपी को खत्म करने के लिए मरकजी सरकार कमर बस्ता है और दबाव की वजह से पार्टी से लीडरान को निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को भी दबाव है, उस पर भी दबाव डाला जा रहा है। अब उसकी वालिदा को भी इस पूरे मामले में लाया जा रहा है, उनकी फैमिली को सताया जा रहा है और ये भी अंदेशा है कि उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। अगर हमें ये तहरीक चलानी है जम्मू कश्मीर के हवाले से तो हमें जमहूरियत का तर्ज अमल अपनाकर इस तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दबाव डालना होगा कि वो बातचीत करे और बातचीत के जरिए मसले कश्मीर को हल करे। महबूबा मुफ्ती ने और क्या कहा, हम आपकी नजर करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाए और हम दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्द हैं, इनका कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ बार बार जवानों से, बंदूक में अपनी जान मत गवाओ, बल्कि एक जमहूरी तरीके से बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, मगर आखिरकार दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ के लोगों की बात सुन के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना पड़ेगा। जिस तरह से ये मरकजी सरकार पीडीपी के पीछे लगी हुई है, हमारी पार्टी को तोड़ रही है, धमकाती है, लालच दे के हमारे लोगों को निकाल रही है और मेरे पीछे भी पिछले 2 साल से पड़ी हुई है कि कुछ मिले, इसके खिलाफ कोई करप्शन हो। जब कुछ नहीं मिला तो आप मेरी माँ को कॉल किया, हो सकता है मेरी बच्चों को भी कॉल करे, हो सकता है मेरे भाई को भी कॉल करे मुझ पे दबाव डालने के लिए। और लगता है अगर ये दबाव भी नहीं चला तो हो सकता है मुझे ही अंदर कर दे, कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, उसका एक बड़ा मकसद और मुद्दा है, यानी 370 को रिस्टोर करने का। तो आपको मालूम है कि फारूक साहब की तबीयत खराब हो गई, उस वजह से भी मीटिंग नहीं हो पाई। बाकी पीएचडी इंटैक्ट है, क्योंकि लोग पीएचडी को चाहते हैं कि, क्योंकि अगर पीएचडी भी नहीं रहेगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज कौन बनेगी। मंदिर तो लोग खुद बनाते हैं, मस्जिद लोग खुद बनाते हैं, गुरुद्वारे लोग खुद बनाते हैं। सरकार का काम होता है यूनिवर्सिटीज बनाना, प्रोफेशनल कॉलेजेस बनाना। तो यहाँ अगर एक गरीब के पास 5 मरला जमीन है, उससे आप वो निकाल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से आप उन चीजों के लिए सैकड़ों करोड़ जमीन सैकड़ों कनाल जमीन दे रहे हैं जो शायद जरूरत नहीं, जो लोग खुद भी बना सकते हैं। ज्यादती ये जो कभी किसी को लालच से, किसी को धमकी दे के, दबाव करके ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। ये वक्ती जरूर उनको लगता है कि यहाँ जो लावा है वो दब रहा है, मगर लावा होता है, वो कभी ना कभी फटेगा और उसको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरा उनसे कहना है मरकजी सरकार से कि आप ऐसा मत करो कि कल को वापसी का सारा रास्ता बंद हो जाए। ये जो सार्क समिट है, जो पाकिस्तान में होना चाहिए था, जो होना चाहिए, क्योंकि काफी देर से सार्क समिट नहीं हो रहा है और जम्मू कश्मीरी जो है ये फंसा हुआ है और सार्क समिट इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज टू द हॉस्टिलिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। होना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाए और कुछ अच्छा हो, कोई सुलह सफाई हो, कोई अच्छा सिलसिला शुरू हो जाए। नहीं, देखिए, मरकजी सरकार चाहेगी कि जब तक कंट्रोल उनके हाथ में रहे वो रखना चाहेंगे, ताकि यहाँ की छोटी से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़े फैसले वो दिल्ली में करें। ये जो पकड़ दकड़, मारपीट, बाकी चीजें, ये जो रोज नई नई पॉलिसीज आती है, ये डायरेक्टली दिल्ली से आती है। उनको लगता है अगर यहाँ इलेक्टेड सरकार बन गई तो शायद दिल्ली की मुदाखलत इस हद तक नहीं रहेगी, इसलिए वो इलेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई जो फिल्म पॉलिसी है उसका ऐलान 10 दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में किया जाए, जिसका मकसद सिल्वर स्क्रीन का सुनहरी दौर जम्मू कश्मीर में वापस लाना है। इन बातों का इजहार आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर के SKCC में 2 रोजा
टूरिज्म पोटेंशियल कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई फिल्म पॉलिसी को हतमी शक्ल दी है, जिसके लिए तमाम शराकत दारों से तजावीज़ भी हासिल किए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 60, 70, 80 का जो दौर था उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा। कोविड-19 होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और जहां पे जो टूरिस्ट है वो काफी ज्यादा तादाद में जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 की लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही है और मस्बत केसों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल के दिन के हवाले से बात करें, 900 से ज्यादा मस्बत केस जम्मू कश्मीर में पाए गए और 5 जो लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है कोविड-19 की वजह से। अगर हम बात करें तो कश्मीर में ज्यादातर मस्बत केस जो है वो सामने आ रहे हैं। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी हिलाल हांजुरी। जम्मू कश्मीर में कोविड का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है और अवाम का मानना है कि सरकार की जानिब से कोविड के रोकथाम या कोविड पर काबू पाने के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी है और उसके साथ साथ नादुरुस्त भी है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना है कि जम्मू और कश्मीर में रात के दौरान ना ही कोई कारोबार है और ना ही लोगों की आवाजाही, तो फिर कर्फ्यू से क्या मुराद है। और उनका यह भी मानना है कि दिन के अंदर जहां हर जगह लोगों की भीड़ होती है, बाजारों में लोगों का अज़दाम रहता है, पार्कों और गार्डन्स में भी लोगों का रश रहता है और इस रश के बीच ना ही कहीं पर समाजी दूरी और ना ही कोविड गाइडलाइंस का एहतराम और साथ ही साथ ना ही मास्क का इस्तेमाल, यहां तक कि सरकारी फंक्शंस में भी हाल यही है। और इस सब के बीच नाइट कर्फ्यू का मुराद क्या है, ये सब से लोग अभी भी नामुराद और नावाकिफी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर की जानिब से भी सरकार से यही कहा गया कि नाइट कर्फ्यू से ना ही कोविड पर रोकथाम हो सकती है और ना ही नाइट कर्फ्यू कोई बड़ा कदम कोविड के रोकथाम के हवाले से हैं। तो इस तरह से स्कूलों में तातीलात का तो ऐलान किया गया, लेकिन अभी भी बाजारों में रश न थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और साथ ही साथ मुसाफिर गाड़ियों में भी लोगों का अज़दाम, यहाँ तक कि ओवरलोडिंग रहती है, लेकिन पूछने वाला और देखने वाला कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। इस सब के बीच आवाम यही कहती है कि सरकार की जानिब से कोविड को काफी हल्के में लिया जा रहा है और सरकार की जानिब से जो एनफोर्समेंट होना चाहिए उसका भी कहीं पर नामो निशान नहीं है। और इस सब के दौरान लोगों का यह भी मानना है कि वो सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो फौरन से पेशतर माह रमजान से कबल ही कोविड के रोकथाम के हवाले से जो अहम रहनुमा खतूत होंगे उसको वज़ा करते हुए जमीनी स्तर पर उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी इकदाम उठाए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब डीडीसी चेयरमैन के हवाले से। जिला बडगाम के डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपना ऑफिस जो है वो आज संभाला है और वहां पे लोगों की काफी तादाद आज इस मौके पे मौजूद रही, जहां पे उन्होंने आज अपना ऑफिस संभाला है बडगाम हेडक्वार्टर पे। इस मौके पर जिला के अफसरान भी मौजूद रहे। नज़ीर अहमद खान ने आइंदा पॉलिसियों के हवाले से या जिला में तामीर व तरक्की के हवाले से मीडिया के साथ बात की। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, हम आपकी नजर करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये रूरल डेवलपमेंट के हवाले से जो इलेक्शंस हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इनेकाद हुआ, तो इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ हमारा एजेंडा जो है वो सिर्फ ये है कि ब्रेड बटर एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान, बिजली सड़क और पानी, इसकी किसको ज़रूरत है, चाहे वीआईपी हो, चाहे गरीब आदमी हो, अमीर हो, पेरिफेरीज में रहने वाला इंसान हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काउंसिल के हवाले से जो हमें एक विकार मिला, एक MOS स्टेटस मिला, हमें लोगों के मसाइल, लोगों के मामलात अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में एक अच्छे मजबूत ब्रिज की हैसियत से ये जो सिस्टम है हमारा डीडीसी काउंसिल का, ये हमें काम आएगा। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कि आने वाले दिनों में कि हम भी बड़े मेहनत कश लोग हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम भी मेहनत दिन रात इस ऑफिस का मेयार और मकाम जो है उसका इस्तेमाल करके अपने जिम्मेदार ऑफिसर साहिबान तक लोगों के मसाइल पहुंचाएंगे, उनको हल कराने में इंशाल्लाह कोई कसर बाकी नहीं रखी। प्लान्स पहले नहीं तय किए जाते हैं, प्लान्स खुद ब खुद आ जाएंगे जब हम मेहनत करेंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, लोग हमसे कहेंगे कि मामला क्या है,
तो प्लान्स खुद ब खुद बनेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी ज़रूर सहायता करेगी, मदद करेगी। आज तक लिंक्स कटी हुई थी, लिंक्स कटी हुई, जिसकी वजह से हमारे बड़गाम की तरफ कोई तवज्जो। एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि CRF के हवाले से पिछले 4-5 सालों में जितने भी फंड सेंटर से आए करोड़ों में, वो हमारे बड़गाम में कभी नहीं आए, क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में नहीं था, राज्यसभा में नहीं था, और इवन कैबिनेट मिनिस्टर की उस हैसियत के नहीं थे जो हमें CRF के हवाले से हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मसाइल हल कर लें। और मुझे यकीन है पूरा कि इंशाल्लाह ये हमारी काउंसिल जो है ये बड़ी जिम्मेदारी से इसको बनाया गया है, और इसका एक आला मुकाम है। आज के जो लग रहे हैं गाइडलाइंस जो आ रहे हैं, तो हम पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी मुमकिन हो सके, पॉसिबल हो, वहाँ से जितनी भी मदद हमें चाहिए उसको लाने में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और पसमंदा बड़गाम को इंशाल्लाह हम खुशहाली की गाह पर आमदन कर देंगे। चलिए, ये थी बात नज़ीर अहमद खान, जो कि DDC चेयरमैन जो ज़िला बड़गाम के बनाए गए हैं, और उन्होंने आज अपना कामकाज संभाला, अपना ऑफिस संभाला, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से और अपने आने वाले जो उनके प्रोजेक्ट से इस हवाले से बात की। मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए गए हैं, DDC इंतखाबात कराए गए हैं, लोगों ने पार्टिसिपेशन की, लोगों ने वोट दिया और अपने नुमाइंदों को कामयाब भी किया। मकसद क्या था? ज़मीनी सतह पर जमहूरियत को मुस्तकिम करना है, मजबूत बनाना है, और साथ ही साथ ग्रास रूट डेवलपमेंट की बातें कही जा रही थी। अब ना कहीं ग्रास रूट डेवलपमेंट हो रही है, और जो DDC मेंबरान जो मुंतखब होकर आए हैं, जो जीत के आए हैं, उनके हवाले से भी खदशात का इजहार हो रहा है। क्योंकि जब से इलेक्शंस का बिगुल बजा, जब इलेक्शंस होने थे, जब नोटिफिकेशन आया, तब से लेकर आज तक की अगर हम बात करें, ये जो मेंबरान जीत कर आए हैं, इनको घरों से दूर रखा जा रहा है, इनको होटलों में रखा जा रहा है, सिक्योरिटी का मामला बताया जा रहा है, और जब भी ये इलाके में जाने की बात कही जा रही तो इनको ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। ये क्या सालों साल घरों से दूर रहेंगे? क्या इनको अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं रहना है? इन बातों का इजहार किया जा रहा है, खदशात का इजहार किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे डेवलपमेंट के हवाले से, जिस मकसद के लिए ये मैदान में आए थे और ये जमहूरियत के हिस्सेदार बने थे, उस मकसद का क्या हुआ? क्योंकि इनका कहना है कि सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, और ये दावे जो है वो ज़मीनी सतह पे कहीं देखे नहीं जा रहे हैं। ज़िला बड़गाम के ही खानसाब इलाके के जो DDC मेंबर हैं बशीर अहमद बट ने आज गुलिस्तान न्यूज़ के सीनियर साथी जो हमारे साथी हिलाल हांजूरी के साथ एक गुफ्तगू की, और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कई खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमसे जो कुछ कहा गया था वो कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, हमें लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और जो डेवलपमेंट, जो करोड़ों रुपये खर्च करने की बातें कही जा रही है, वो करोड़ों रुपया कहाँ है, वो डेवलपमेंट कहाँ है। बशीर अहमद बट के साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी की गुफ्तगू आप सुनिए, आप देखिए, और फिर फर्क करिए कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे कहां पे अमलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात हुए, और उसके बाद सरकार ने ये दावे किए कि जम्मू कश्मीर में अब ग्राउंड लेवल पर जो आम लोग हैं उन्हें तमीर तरक्की के मैदान में लाया जाएगा और तरक्याती जाल बिछाया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जितने भी DDC कैंडिडेट्स हैं ये आवाम की खिदमत करेंगे और उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेकिन आज DDC कैंडिडेट्स ही इस्तीफा देने पर उतर आए हैं। हमारे साथ है खान साहब बड़गाम से बशीर अहमद बट साहब। बट साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि किस तरह की सूरत हाल है आपकी, क्योंकि कहा गया था कि तमीर और तरक्की का जाल बिछाया जाएगा। हमारे साथ जो वादे किए हैं, हमने जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो झूठ निकले हैं। गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत वादे किए हैं, हमको सिर्फ डेवलपमेंट के लिए उठा, लोगों ने वोट दिया है डेवलपमेंट के लिए, तार है, बिजली है, ट्रांसफार्मर है, जो जो काम है उसको मुश्किल को हल को आसान करना है। मगर हमको एक बात समझ नहीं आता है कि हमको खुद ही रखा जेल में, होटल में रखा है, तब तक सिर्फ इनपुट आउटपुट। हमारा होटल में जाने का इजाज़त दिन में देते हैं, 5-6 दिन हो गया हमारा गाड़ी भी नहीं आता है, हमारा समझ में नहीं आता है ये क्या हमारे साथ करता है। कि बोला कि आपको हम किसी जगह अच्छा जगह दिलवाएंगे, एक कमरे में बंद रखा है, इधर माह रमज़ान भी आ रहा है, हम फैमिली के साथ हो गए अलग। इसलिए कि जब हम फैमिली के साथ हो, हमारी फैमिली ही नहीं है, हमारी फैमिली लोग हैं
जो लोगों ने हमारे वोट दिए हैं, जो हमने उनको वादे दिए हैं, हमने बोला कि ऐसा ऐसा काम करेंगे, लोग हम मिल भी नहीं सकते हैं, लोग हमारे पास में आते ही नहीं, कि हम बोलते हैं कि आज आएंगे घर, हमारा गाड़ी नहीं रहता है, कल आएंगे घर, आज इनपुट है, परसों आएंगे घर, लोग हमारे से दूर रहे हैं। तो अब आपने क्या डिसाइड किया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं? किया, अगर ऐसे ही हालात रहा तो हम इस्तीफा देंगे, हम इसी वक्त इस्तीफा देने के लिए सब तैयार हैं। अगर ये वादे ऐसे ही रहेंगे, लोगों का काम नहीं हो जाएगा, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा था कि डीडीसी मेंबरान जो होंगे उनको ताकत होगी और इज्जत भी होगी और उसके साथ साथ कुछ डिलीवर करने के इख्तियारात भी होंगे, तो आपका मानना है कि वो भी नहीं है? ये क्या आप, ये उन्होंने बोला आपको डीसी पावर है, आपको डिविजनल कमिश्नर पावर है, आपको प्रोटोकॉल में बहुत बहुत है, हमारे पास क्लार्क भी नहीं आता है, क्लार्क भी नहीं कुछ प्रोटोकॉल देते हैं। और डीसी की ये कमिश्नर साहब की दूसरी बात है, कोई तहसीलदार हो, एसपी हो, कोई हो, जाते हैं एसपी साहब के पास, बोलते हैं मैं क्या करूंगा, इसमें नहीं है, बाहर हम नहीं छोड़ेंगे आपको। जाते हैं डीसी साहब के पास, वो बोलते हैं मेरे पास नहीं है, ऊपर है। जाते हैं डिविजनल कमिश्नर साहब के पास, मेरे पास नहीं है, ये ऊपर है। हम नहीं पता हम किसके पास जाएंगे, हम कहाँ किसको मिलेंगे, किसके साथ हम जाएंगे। तो यही कहा गया था ना कि ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी आएगी, लोगों के मसाइल भी हल हो जाएंगे, जितने भी फंड्स मरकज से लेकर स्टेट में आ जाते हैं उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरह से हो जाएगा। तो क्या आपका मानना है कि ये सिर्फ बहुतान था, झूठ था? हमारे पास एक पैसे भी फंड नहीं है, हम फंड नहीं मांगते हैं। हमारे पास सुबह 100 आदमी आते हैं घर में और चाय पीते हैं, इसलिए लोगों ने वोट दिया। उनकी क्या है क्वालिटीज। अब हम लोगों को मिलने ही नहीं जाते हैं, लोग हमारे पास आते ही नहीं। दिन ब दिन लोग हमारी नफरत करते हैं, लोग हमारे से इतनी नफरत करते हैं कि बोल के आपका नाम सुनना नहीं हम चाहते हैं। वो दूर की बात है, ये फंडस ये कुछ नहीं है। इसलिए लोगों ने हमारा जो वोट दिया है उनको उन्होंने दिया सिर्फ हमारे भरोसे पर, आप डेवलपमेंट करोगे, हमारा काम करोगे, हमारा कुछ करोगे, हम उसमें नाकाम रहे। इसलिए हमको ज़ोरदार अपील करते हैं मोदी जी से भी, आपको भी, प्रेस की वदादत से, हम इस्तीफा करेंगे, हम उसी में रहेंगे। ठीक। चलिए नाज़रीन, आपने बात सुनी डीडीसी मेंबर की बात। इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो जमहूरियत के हिस्सेदार बने। जो कुछ वादे उनके साथ किए गए थे वो वादे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों के साथ जो उन्होंने वादे किए वो वादे कहीं अमलाए नहीं जाते, और साथ ही साथ उनको अपनी फैमिली से, उनको अपने अहल वयाल से दूर रखा जा रहा है, उनको घर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो कब तक सरकार इन डीडीसी मेंबरान को होटलों में रखेगी या किसी दूसरी जगह रखेगी, मुंतकिल करेगी? क्या इनको अपने फैमिली से मिलना कोई जुर्म इन्होंने किया है, जिस तरह इन्होंने बशीर अहमद भट्ट ने अपने खदशात का इजहार किया है? सरकार को जब इलेक्शन करना था तो इलेक्शन के साथ साथ सारी पॉलिसीज़ को लेकर सामने आना चाहिए था। अगर सिक्योरिटी का मामला आ जाए तो तब इलेक्शन क्यों किए गए, ये सवाल अब खड़े कर रहे हैं डीडीसी मेंबरान। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उनका कहना है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है तब से जो वक्फ बोर्ड है उसको रिकन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, डेवलपमेंट कहीं हो नहीं रही है, मुलाजमों के मसाइल है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इजैक के जो प्रेसिडेंट है रफ़ीक अहमद रथर ने मीडिया के साथ बात की इस मामले के हवाले से कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं है, वक्फ बोर्ड के मुलाजमों के मसाइल हैं, मुलाजमों के मामलात हैं जिनकी तरफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो नहीं दे रही। आज वक्फ बोर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो ये प्रोटेस्ट था, जो आपने देखा, अपनी डिमांड्स के हवाले से काफ़ी देर से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली इशू ये है कि पिछले 20 महीने से जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, वक्फ बोर्ड को यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं वो भी पेंडिंग है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ के, जनरल एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं वो भी इसी तरह पेंडिंग है। इन जो ये मुलाजमीन है, चूँकि वक्फ बोर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हमारी इजे की एक इकाई है,
इसलिए जे की एंटायर लीडरशिप जो है वो भी इस प्रोटेस्ट में बराबर शामिल है और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी तकरीबन 50 ऑर्गेनाइजेशन का एक इत्तेहाद है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनकी डिमांड्स को भरपूर ताउन दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनके जो जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएं। इश्यूज़ ये हैं कि इनके साथ कई बार वादा किया गया है कि आपको 7th पे कमीशन दिया जाएगा, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ। बोर्ड ना बना, एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ भी पेंडिंग और DPCs भी इनकी पेंडिंग और जितने भी डेवलपमेंटल वर्कर्स हैं बिलखुसूस इसमें वक्फ बोर्ड में, वो सारे के सारे पेंडिंग है। हमारी ज़ोरदार डिमांड ये है LG साहब से, ऑनरेबल LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जितना जल्दी मुमकिन हो वक्फ बोर्ड के लिए जो बोर्ड है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए ताकि डिसीजन मेकिंग किसी के पास रहे और जिसके पास हम इश्यूज़ लेकर जाएंगे ताकि इश्यूज़ हल भी हो जाएं। और तमाम एम्प्लॉयज़ जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वक्फ बोर्ड के, उन सारी की यही डिमांड है। नंबर 1, बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। नंबर 2, 7th पे कमीशन उन पर लागू किया जाए, DPCs मुनक्कद हो और रेगुलराइजेशन जितने भी लोग ये हैं, एडाक हैं, डेली वेजर हैं इसमें वक्फ बोर्ड में, उनको उनकी सर्विस को रेगुलराइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा उनकी ये भी डिमांड है कि अगर बोर्ड बनता है, जो डेवलपमेंटल वर्क्स पिछले 20 महीनों से पेंडिंग है वो भी डेवलपमेंटल वर्क्स भी वो कंप्लीट हो जाएंगे। यही हमारा मुतालबा है, इसी वजह से आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखें। बच्चे पानी की